तो सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? हम आ चुके हैं सेकंड लेक्चर के साथ। तो अपना सेकंड लेक्चर बस स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आज हम कवर करेंगे सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। एलसीएम एचसीएफ भी इम्पोर्टेंट है और वो भी आज हम कवर कर लेंगे ज़्यादातर। आज की क्लास थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो क्लास में पूरा ध्यान रखना। तो चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो ध्यान रखो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उन पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे कि 6 नंबर का चैप्टर है तो 6 नंबर पढ़ने के लिए तैयार रहो, 6 नंबर लेने के लिए तैयार रहो। अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन हो गए थे बहुत से, अपन क्वेश्चन करेंगे और फिर शायद आज इरेशनलिटी स्टार्ट ही कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है 3 bells ring at intervals of 6, 12, 18 minutes. Intervals of 6, 12, 18 minutes. If all 3 bells rang at 6 a.m., if all 3 bells ring at 6 a.m., when will they ring together again? When will they ring together again? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ साफ पढ़ो। 3 बेल बज रही हैं 6, 12 और 18 मिनट के गैप में। अगर तीनों बेल 6 बजे बजी, मतलब तीनों बेल 6 बजे बजी हैं एक बार, तो अब बाद में ये फिर से कितने बजे बजेंगी? तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। मैं भाई सारे 2023 में आए हुए हैं क्या तुम? भाई हाँ, सीबीएसई 2023 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इतना कहूँगा। अब एक बात खुद सोचो आप कि हमें बताना है कि 3 बेल रिंग कर रही है इंटरवल पे, वो बाद में फिर से कब बजेगी? तो आप एचसीएफ निकालोगे? सोचो खुद कि क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ या एलसीएम? क्योंकि एक बात बताओ आप मेरे को, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ का मतलब क्या है? इससे छोटी चीज़ आएगी। छोटी चीज़ का मतलब हम निकाल रहे हैं कि वो पहली का टाइम निकल जाएगा। वो हमें निकालना है कि कब बजेंगी तीसरी बेल, तीनों बेल कब एक साथ बजेंगी। तो एक बात बताओ, एलसीएम तो कॉमन फैक्टर होता है, वो सॉरी एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या बताएगा हमको कि कब ये बेल जो है, इनमें कॉमन क्या है टाइम? हमें ये तो पता नहीं करना, हमें पता करना है कि इसके फैक्टर क्या है। इसके फैक्टर को मतलब इन तीनों का फैक्टर जो कि हमें आगे एक साथ मिले, तो अब वो फैक्टर तो एलसीएम ही होगा। तो 6, 12 और 18। हाँ, इसमें लिखने का तरीका देखो, लिखते कैसे हैं। सबसे पहले बेल्स रिंग एट
ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. यह है गिवन डाटा। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी लिख लियो। सॉल्यूशन टू फाइंड क्या है और क्या गिवन है? अभी तो गिवन लिखो। एंड बेल्स ring at 6 a.m. Then find their time when they rings together. अब ये तो समझ आ गया होगा, बेल्स रिंग कर रही हैं 6, 12 और 18 मिनट के इंटरवल पे, और बेल रिंग हुई है 6 AM पे। तो हमें निकालना है टाइम जब ये रिंग होंगी टुगेदर वापस। देन फाइंड देयर टाइम व्हेन दे रिंग टुगेदर। हाँ ठीक है। तो अब आफ्टर 6 AM, यहाँ आफ्टर 6 AM लिख लियो। आफ्टर 6 AM। अब एलसीएम निकालो। सबसे पहले 6 का मैं साथ में निकाल रहा हूँ, आप अलग अलग निकाल लियो। 2 3 6 9 3 1 2 3 3 1 2 1 फिर 2 1 1 और 1, तो 3 2 3 3 और 2, ये आ गया हमारा एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सॉरी 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। क्या इसका आंसर 36 है? वन मिनट। तो बेल फिर से रिंग कब करेगी? एट 6:36 AM पे, तीनों बेल साथ में। क्योंकि एक बात आप खुद सोचो कि चलो बुक में आंसर दे रखा है 18 पे, 18 पे, जो कि गलत होना चाहिए। क्योंकि एक बात खुद सोचो आप, ये तीनों बेल एक साथ रिंग कर रही हैं, तो 6 की टेबल में 18 आता है, 18 की टेबल में भी 18 आता है, लेकिन 12 की टेबल में वाई हमेशा ऐसा ही क्यों? तो भाई 36 6 की टेबल में भी आता है, 12 में भी और 18 में भी। अगर ऐसे पूछे, क्वेश्चन घुमाने को घुमा सकते हैं कि आप हमें ये बताओ कि कितनी बार रिंग करेगी उससे पहले, ये 6 मिनट वाली या फिर 12 मिनट वाली या फिर 18 मिनट वाली। क्वेश्चन घुमाया और आप घूम गए, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर है कोई, तो क्वेश्चन हमारे बहुत हो चुके हैं, तो हम शायद आज इरेशनलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो बी रेडी।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 12519377 and 15268 leaving remainder 1 2 and 3 respectively. क्वेश्चन है, मैं थोड़ी हिंट दे दूंगा, क्वेश्चन आप खुद कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर देखो। ये क्या कह रहा है, बड़े से बड़ा नंबर देखो। अब बड़े से बड़ा नंबर सोचेंगे एलसीएम, ना भाई एलसीएम कहाँ निकाल हाँ एलसीएम कहाँ निकाल रहे हो आप, कह रखा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दैट एंड दैट, रिमाइंडर दे रहे हैं 1 2 और 3। भाई कोई चीज समझ आ रही है, लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट, हाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में बहुत फर्क होता है भाई, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में बहुत फर्क होता है। आपको सच में यही निकालना है। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन यही है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है। लिविंग रिमाइंडर का मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक सबसे पहले 12151 में से 1 माइनस करो, आएगा 1250। ऐसे 9377 में से 2 माइनस करो, क्योंकि वो रिमाइंडर दे रहा है 9375, और 15268 में से 3 माइनस करो, यार 15265। अब दिख रहा है ये तीनों नंबर्स को HCF निकालो। सबसे पहले अपन निकालेंगे HCF इनका, इन तीनों नंबर्स का। तो इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो आंसर कौन निकालेगा, आंसर निकालोगे तुम। कौन, तुम। कोशिश करो घर पे, KKGP1, कोशिश करना। KKGP1 कोशिश करो घर पे। KGP1 कोशिश करो घर पे। अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल भी अच्छा है, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, हर काम मैं नहीं करवाऊँ। फिर अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग वॉक 14। एक और क्वेश्चन देख लो, बस LCM HCF निपटा देंगे फिर। बस लास्ट क्वेश्चन LCM HCF से, और ऐसा क्वेश्चन जो आता है भाई, ऐसे नहीं कि नहीं आए क्वेश्चन। अब एक बुक में लाया था, दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन, सॉरी जी,
एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक नंबर है ए, एक्स की पावर 3 वाई का स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर बी, एक्स की पावर 4 वाई का क्यूब, फिर तीसरा नंबर है सी, एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर 3। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एक्स की पावर एन और वाई की पावर एम है, तो फाइंड एलसीएम दे रखा है अपने को, तो कह रखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई क्या है? एन साइन 60 प्लस एम कोस 60 इंटू में 2/3। क्वेश्चन दे दिया है कोई भी। वैसे क्वेश्चन सीबीएसई में कभी नहीं, सीबीएसई इधर तक क्वेश्चन पूछे जी आपसे पता नहीं, लेकिन सीबीएसई का थोड़ा लेवल हाई हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो कोई पक्का नहीं है, तो समझ लो भाई, क्योंकि समझने में कोई एतराज़ नहीं है। अब एक्स की पावर एन, एलसीएम क्या होता है? ज़्यादा, ये देखा ये बड़ा है सबसे, तो एन क्या है? 4, ये आ गया अपने पास एन। अगला वाई की पावर एम, वाई कौन सा है? 3, तो एम क्या आ गया? 3। एन और एम की वैल्यू आ गई। अब एन की पुट करी, एन की वैल्यू क्या थी? 4। हाँ, साइन 60 क्या होता है? √3/2 प्लस में एम की वैल्यू क्या थी? 3 इंटू में हाफ बाई में इंटू में 2/3। ठीक है, इसको इधर करता हूँ थोड़ा, 2√3 प्लस में 3/2 का होल 2/3, तो 4√3 बाई में 3 प्लस में 1, तो 4√3 प्लस में 3 बाई में 3, यह आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि एलसीएम हमेशा बड़ी चीज़ों का आता है, मतलब बड़ी चीज़ें निकलती है। ये है, इससे बड़ी चीज़ निकलेगी किसी भी नंबर से, इक्वल भी हो सकती है लेकिन होगी ऐसी। बाद में हमने एन की वैल्यू क्या निकाली? सबसे बड़ा क्या है? पावर 4 है, तो हमने 4 निकाली। वाई में सबसे बड़ी क्यूब है, तो एम की वैल्यू 3 निकाली। एलसीएम होता है एक्स की पावर एन वाई की पावर एम दे रखा था हमको, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस पुट किया। ठीक है, ओके, बस पुट किया, आंसर निकाला। देखता हूँ मैं कोई क्वेश्चन छोटे छोटे हों तो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन मैं आपको करने दूंगा और फिर आप करोगे नहीं, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं। इसलिए आप खुद कोशिश करो, खुद में लालसा बनाओ, एटीट्यूड बनाओ उस चीज़ का। If P and Q are two prime number, if P and Q are two prime numbers, अगर P और Q दो प्राइम नंबर हैं, then find their HCF and LCM, इनके HCF और LCM निकालो। HCF क्या होता है? P प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 और एक खुद P। क्या हो सकता है? एक तो 1 इंटू P और एक P इंटू 1। लिख लो, एक ही बात है, हम 1 इंटू P लिख लेते हैं। Q का क्या होगा? 1 इंटू Q। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता। मैं भाई HCF जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है।
ये मैंने पहले भी बताई थी। एलसीएम क्या होएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू जो दिखे वो चेप दो, P इंटू क्यू। भाई शॉर्ट ट्रिक यही है कि एलसीएम हमेशा कोई भी नंबर से बड़ा आएगा। अब एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से बड़ी टर्म P की टर्म इसमें नहीं आ रही, Q की टर्म इसमें नहीं आ रही, तो इसमें से सबसे बड़ी टर्म ये होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मल्टीपल लाना है अपने को, अगर किसी चीज़ को मल्टीपल लाना है तो उसकी कोई तो चीज़ लो। यहाँ से हम P ले रहे हैं और यहाँ से हम Q, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है सबसे कम, तो सबसे कम कॉमन मल्टीपल के लिए यहाँ से हम P लेंगे और Q लेंगे। क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, Q के मल्टीपल, नंबर के मल्टीपल, ये क्या हैं, इसके मल्टीपल, सॉरी फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स मिलेंगे तो ये मेरे को मल्टीपल मिल सकते हैं, हम बिना फैक्टर्स के मल्टीपल नहीं निकाल सकते मेरे भाई। बस एलसीएम एचसीएफ का दौर यहीं ख़त्म हो चुका है। आज इरेशनलिटी करवा के वो भी सल्टा दें, सल्टा दें मैं भाई ना, क्यों, क्योंकि करना तो है ही नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊं, अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई कभी नहीं पूछेगी तो छोड़ो फिर, क्योंकि टाइम कम है, लेक्चर्स कम हैं, हम आराम से पढ़ेंगे लेकिन काम की चीज़ पढ़ेंगे। सबसे फेमस क्वेश्चन, प्रूव दैट √2, सबसे फेमस क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन, ये √2 है भाई, इरेशनल नंबर। बस आपने तो इरेशनल नंबर भी नहीं बताया। तो भाई इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और जहाँ हम कह सकते हैं कि P और Q क्या हैं, P और Q जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स हैं, और जहाँ Q जीरो नहीं होता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, Q जीरो नहीं होता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और Q जीरो नहीं होता, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इतना इनफ है, और आपने छोटी क्लासों में भी कुछ पढ़ा होगा। अब √2 है, हमने सबसे पहले लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, अब मेरी इंग्लिश से लिखो तो मैं बता रहा हूँ वो लिख लियो, वरना बुक ने जो लिख रखा है वो देख लो। Let us assume on the contrary that √2 is a rational number, then there exist positive integer a and b such that where a and b are co-prime, in essence their HCF is 1। co-prime क्या होता है भाई, ऐसे दो नंबर जैसे कि 2 और 3 जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर माने हमने। प्राइम क्यों नहीं लिखा, प्राइम क्यों नहीं लिखा, को प्राइम क्यों लिखा, क्योंकि प्राइम एक नंबर होता है, दो नंबर नहीं होते, को प्राइम दो नंबरों का है। अब इसने तो जो लिखा है, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, then and √2 equals to a/b,
√2 equals to a by b, where a and b are co-prime numbers. A and b are co-prime numbers. That means their HCF is 1. Their HCF is 1. So लिख दो √2 equals to a by b by squaring both side. लिखना है भाई, 3 नंबर में आता है. 2 equals to a square बाय में b square. ठीक है, अब b square इस साइड ले जाओ, 2b square बाय में a square. अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी शायद, हाँ. दूसरी थ्योरम क्या कहती है? दूसरी थ्योरम, पहले नाम देख लूँ मैं दूसरी थ्योरम का. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सॉरी. हम दूसरी थ्योरम जो भी आप देख लियो बुक में, मेरे पास भी है, लेकिन मैं अब टाइम ख़राब नहीं करना चाहता. तो 2b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है. अगर 2b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. a स्क्वायर थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं भाई, काम आएगा बाद में. एक ही स्लाइड पे सारा हो जाए तो अच्छी बात है. 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. हमने स्क्वायर किया तो सबसे पहले क्या आया? 2 a स्क्वायर बाय में b स्क्वायर. ठीक है, हमने क्या कहा कि 2b स्क्वायर a स्क्वायर की इक्वल है और a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. In essence, a is also divisible by 2. अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो a तो होगा ही होगा. Hence, a is divisible by 2. अब हम क्या करेंगे? a को एक नंबर ले लेंगे 2c. a को क्या लेंगे? 2c. a को लेंगे 2c और सम इंटीजर c, जहां c कोई भी इंटीजर है. अब c इंटीजर है, पुट किया, ये 1 ये 2. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 में पुट करी, क्या आया? 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर. तो ये कट गया 2. तो b स्क्वायर क्या आ गया? 2c स्क्वायर. अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 and b is also divisible by 2. b भी डिविजिबल है 2 से. अब हमने क्या माना था शुरू में? हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये जो a और b हैं ये को प्राइम हैं, इनके HCF 1 हैं. लेकिन अभी क्या निकला कि a डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. अगर दो चीज़ 1 से तो डिवाइड होती ही हैं, 1 तो इनका HCF है भी, 2 से भी डिवाइड हो रही है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नहीं है. मतलब अपनी जो कॉन्ट्रेरी थी वो गलत है. जो दे रखा है वो बताता हूँ. ये इनने इक्वेशन
फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड। बुक वालों के हिसाब से इंग्लिश देख लो, समझाने का तरीका मैं समझा दूंगा। तो मेरे नोट्स है ये बुक, मैं पहले बता रहा हूँ मेरे नोट्स हैं जब मैं 10th में था तब के। तो हमने क्या पता किया है पहली और दूसरी इक्वेशन से कि हमारे 2 कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। अगर ए और बी का 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि वो 1 के साथ साथ 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी उसका फैक्टर है। लेकिन हमने कुछ और माना था, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत है, हमारा सपोजिशन गलत है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी उसको। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि जो बात आई है उसके विरुद्ध कह सकते हैं। और सच बताऊं तो ये क्वेश्चन के आगे कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, CBSE और कोई कहेगा 2023 में, ना भाई लिखा हुआ है 2011, 2018, 2023, 2024, 2025 में भाई इतनी बार आया हुआ है। बोले ये तो पक्का रट के जाएंगे, मैं रट के नहीं जाना, समझ के जाना। 3 नंबर है, आराम से लेना। अब ये आ गया होगा, आशा है ये आ चुका होगा आपको समझ। अब कोई कहेगा मास्टर तो फिर से बताता नहीं। मैं भाई वीडियो है, रिमाइंड द वीडियो। नहीं भाई ये चीज़ है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम बचाते हैं क्योंकि आप स्कूल गोइंग हैं। अभी मैं थोड़ा टाइम बचा लूँगा तो मैं बाद में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, शायद जल्दी हो जाएगा सिलेबस तो करवा दूंगा। पहले फर्स्ट टू फुलफिल अवर सिलेबस। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये कौन करेगा, ये करेगा बाबू। कौन करेगा, बाबू। KGP01 करो घर पे। सॉरी 01 नहीं 02, ये आप करोगे, मैं अगला करूंगा। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आने का मतलब क्या है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें हमें गिवन हो कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। क्वेश्चन ये वेयर इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल। तो अगर अपने को √2 इरेशनल दे दिया तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इस तरफ, जैसे कि हमने सबसे पहले 3√2 को a/b माना, √2 हो गया a/3 भी। चलो हमको गिवन है कि √2 इरेशनल है, हमें ये प्रूव करना था कि ये इरेशनल है। हमने माना सबसे पहले कि ये रेशनल है, लेकिन हमको √2 का पता है कि ये इरेशनल है। तो कभी हो सकता है कि इरेशनल वैल्यू रेशनल वैल्यू के इक्वल आए? मैं भाई नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अपना इधर ही सोल्व हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत लिख के आना पड़ेगा, वो आप लिखोगे। एक क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्वेश्चन कराऊँ। मैं भाई ये तो कम से कम क्वेश्चन भी कह रहा है। मैं ना भाई, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि खुद कोशिश करो। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, फिर से देखो। जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया उसको फिर से देखो, फिर से कोशिश करो। मैं कल फिर से इरेशनलिटी करवाऊँगा क्योंकि अपने पास 3 लेक्चर हैं तो मैं इरेशनलिटी ही कराऊँगा। तो फिर से देखो
अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगले में इसने ये कह दिया, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, लेटेस्ट एज्यूम, हमने मानना है। फिर क्या करोगे, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी। फिर क्या करोगे, रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी। फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, फिर सो जाएंगे। फिर सीधा लिखेंगे कि रूट 3 इरेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता, एंड दिस इज प्रूव्ड। मैं वेरी गुड, आपके भी 3 नंबर का ही। बोले कैसी, मैं भाई आप एक बात बताओ, आपको कहीं दे रखा है कि रूट 3 इरेशनल है? मैं नहीं, तो फिर आप कैसे प्रूव कर रहे हो? मतलब कुछ मन में आए वैसे ही। मेरे तो मन में आ रहा था कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, मैं ना, तो इरेशनल सॉरी रेशनल होता है, मैं ना, तो इरेशनल ही है, बस प्रूव हैंस। मैं भाई ऐसे नहीं होता, लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आपने सॉरी मैंने गलती से मिटा दिया। लेटस एज्यूम करा 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, और रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी, ये हो गया। उसके आगे क्या करना है, अपने को लिखना है, सो फर्स्ट वी एज्यूम रूट 3 इक्वल्स टू सी बाई डी। ए बाई बी मत मान लियो, सी बाई डी। पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूव करो, फर्स्ट टू प्रूव रूट 3 इरेशनल, एंड सेकेंडली यू कैन प्रूव दैट इरेशनल बाय पिछले मेथड से, जो मैंने पिछला मेथड किया उसको, पहले इसको प्रूव करो, क्योंकि कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा आपको, अगर गिवन नहीं है तो। अब मेरे ख्याल से तो टाइम हो चुका होगा आज के लिए। आज अपन ने क्या पढ़ा, इरेशनलिटी जो भी पढ़ा है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, अब हम रिकैप करेंगे पिछली जो एलसीएम एचसीएफ या फिर और भी चीज़ थी उसके बारे में बताएंगे। तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या बताता है कि कौन सा मल्टीपल सबसे कम है, जो मल्टीपल में आए उस चीज़ के, उन नंबरों के मल्टीपल में आए सबसे कम, जो तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो उसे कहते हैं एलसीएम। तो वो कहाँ से आएगा, उनमें से जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो निकाल के। बड़ी बड़ी चीज़ों का सेंस क्या है, जैसे 5 है और 7 है। अब ऐसे तो है नहीं कि लोएस्ट, मैं क्या करूँगा कि 1 और 1 निकाल लिया, 1 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मैं कैसे हुआ, 5 इंटू में 1/5 1, 7 इंटू में 1/7 1, ये हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं ये क्या किया, बोले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा ये क्या है, बोले ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने नहीं सीखा अभी? मैं हाँ सीखा तो है। मैं फिर क्या किया, मैं भाई हमने नंबर को नंबर से करना है। बोले नंबर ही तो हैं, और क्या लिखे मैंने, मैं भाई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अब थोड़ा अपना दिमाग मत लगाओ, मेरे सुन लो। 7 है 1 इंटू 5 और 1 इंटू 7, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें क्या चीज़ दिखी, 5 और 7।
अगर 5 7 को कर दे 35 कर दे तो 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए आपको जो इरेशनलिटी का पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल तो क्या है, आसान है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने कोशिश भी नहीं करी और आप फिर भी चाहते हो कि सब कुछ हो जाए। मैं ना, आप आपका आज के लिए काम क्या है कि आप मैथ्स की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ के आओगे लाइन टू लाइन, फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, मैथ्स की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फर्स्ट चैप्टर कौन पढ़ के आएगा? आप। ओके, थैंक यू।